सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका जो टॉपिक है 2.7.1 रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर इसके जो रूल्स होते हैं उसको ट्रिक के ज़रिए समझा था, तो ये उसके बाद वाला टॉपिक है। द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रॉक्सीमेट मेजर्ड वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज़। जब हम कैलकुलेशन करते हैं उन क्वांटिटीज़ का जो कि क्या है, मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। मेजर्ड वैल्यू यानी जिसे हमने मेज़र किया हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हमने लेंथ मेज़र कर ली, या हमने टाइम मेज़र कर लिया, या कोई चीज़ है उसका हमने वेट मेज़र कर लिया। तो वो चीज़ जो हम मेज़र करके लिखते हैं, नाप के लिखते हैं, वो हमेशा क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है, लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको मैंने दिया कि बताओ इसकी लेंथ क्या है, तो आपने मेज़र किया, अपनी जो नॉर्मल स्केल है उससे बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 3.4 सेंटीमीटर है। तो ये जो 3.4 है ये एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है इससे थोड़ा सा कम हो या हो सकता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। चलिए मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिया था और आपने अपनी स्केल से मेज़र करके बताया कि ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, उसके बाद एक छोटी लाइन, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी यहाँ तक है, और आपने बता दिया कि 3.4 सेंटीमीटर है इसकी जो लेंथ है, क्योंकि आपको ये लगा कि हमने एक एंड इसका 0 पे रखा था और दूसरा लगभग इसके 3 सेंटीमीटर के बाद जो चौथी छोटी वाली लाइन है वहाँ तक आ रहा है, तो हमने कह दिया 3.4। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब इसे आप जूम करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट 3.4 नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, थोड़ा सा कम हो, क्योंकि आपको एक लिमिट तक ही दिख सकता है ना, उससे ज़्यादा दिख नहीं सकता। तो चलिए इसको हम जूम करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ देख सकते हो ना कि जो चीज़ आपको एक नज़र में देखने से लग रही थी कि ये 4 तक है, यानी 3.4 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, लेकिन अब जूम करने से पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा 4 से कम है, यानी 3.3 समथिंग है। 3.3 और 3.4 इसके बीच में ही कहीं है। अब जूम करने पे हमको ज़्यादा क्लियर दिखने लगा। अगर हम मिलीमीटर के बीच में भी लाइन खींच सकें, जो कि आप नॉर्मल स्केल में नहीं खींच सकते क्योंकि मिलीमीटर ही वाली लाइन इतनी छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा जूम कर रहे हैं ना, तो हम कर सकते हैं। तो चलिए अगर इसके बीच वाली लाइन भी हमने खींच दी तो आपको ये पता चलेगा कि ये 3.3 और 3.4 के बीच में इसकी लेंथ है। और अगर बिल्कुल छोटी वाली लाइन में हम ध्यान दें तो हमको ये पता चलेगा 3.37 और 3.38 इसके बीच में इसकी लेंथ आएगी। तो जितना आप जूम करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपको उतनी ही वैल्यू पता चलती जाएगी। यानी जो चीज़ आपने पहले देख के कह दी कि 3.4 है, जूम करने पता चला कि नहीं 3.4 से थोड़ा सा कम है। तो जैसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना अच्छा वो मेज़र कर सकता है, जितना प्रिसाइज यानी जितना बारीक से वो मेज़र कर सकता है, उतना ही ज़्यादा आपकी जो मेज़र्ड वैल्यू होगी वो एक्यूरेसी के करीब जाएगी, एग्जैक्ट के करीब जाएगी। लेकिन कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आप मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट होती है कि भाई कम से कम हम इतना मेज़र कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो स्केल है, नॉर्मल जो स्केल होती है, उसमें कम से कम आप कितना मेज़र कर सकते हो, मिलीमीटर मेज़र कर सकते हो, उससे छोटी तो वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ से देख के किसी ने मेज़र करके बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 3.3 है, किसी ने बताया 3.4 है, तो वो दोनों गलत है। एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं है, बल्कि ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 3.3 और 3.4 के बीच में ही कहीं लाई करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि जो भी मेजरमेंट होती है वो कभी एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है। और अगर अप्रॉक्सीमेट है तो जहाँ तक हम मेज़र कर पाएंगे, जहाँ तक हम उसे कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल पाएंगे, उतनी ही क्या होगी, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो वो लिमिटेड होंगी, यानी उसको हम गिन सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। लेकिन पिछली वीडियो हमने देखा था कि जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं उनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, इनफाइनाइट होती है, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी, दुनिया की कोई सी भी मेजर्ड वैल्यू हो, उसमें हमेशा लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो जब हम मेजर्ड वैल्यू का कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, मान लो हमने मेज़र किया और 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई, उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो उनमें क्या होना चाहिए, मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज़ इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज़। अब ये अनसर्टेनिटीज़ क्या है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो मान लो आपने कोई चीज़ मेज़र की और उसकी वैल्यू आ रही है 5.693, तो आपसे मैं पूछूँ उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहोगे इसके अंदर कितनी है, 4 है। तो अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, यानी SF अगर उसका n है तो n-1 जो डिजिट्स होंगी वो आपकी होंगी एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी टोटल n थी, n में से हमने 1 माइनस कर दिया तो ये आपकी करेक्ट आ जाएंगी, और बची जो 1 होगी उसे हम कहेंगे
अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन कह लो या एरर वाली डिजिट, यानी जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो कंफर्म नहीं होगी, वो करेक्ट नहीं होगी। हो सकता है कि वो कोई दूसरी वैल्यू वहाँ आ जाए, यानी उसके करेक्ट होने में डाउट है, कंफर्म नहीं है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया तो उससे अगर हम समझें तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है, 4 है। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 3। यानी 3 डिजिट ऐसी होंगी जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट होंगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो करेक्ट होगा। लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो अनसर्टेन होगी, यानी ये जो 3 है ज़रूरी नहीं है कि ये 3 हो सकता है ये 2 हो या हो सकता है 4 हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि आपको जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया उसकी लेंथ आपने मेज़र की 3.4, लेकिन जब हमने जूम किया तो पता चला कि ये 4 नहीं है, 4 से कम है। तो 4 से कम है तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि यार 4 से करीब है तो हम इसका आंसर 3.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं 4 तो है नहीं, 4 से कम है तो हम लिखेंगे 3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख सकते हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, इसमें जो 3 था वो दोनों केस में सेम था, इस पर तो कोई डाउट नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट वाली जो डिजिट थी उस पर डाउट हो गया। इस तरह से जब मैंने आपको जूम करके दिखाया था और तो वहाँ ये पता चला था कि 3.47 होगा या फिर 3.48 होगा, क्योंकि मिलीमीटर के बीच में भी हमने जब छोटी छोटी लाइन बनाई थी तो ये देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो 7 और 8 वाली लाइन के बीच में आ रहा था। तो यहाँ पर भी कुछ लोग आंसर देंगे कि यार बीच में आ रहा है तो हम 4 7 मानेंगे, 7 वाले को लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम 8 वाला लेंगे। तो यहाँ पर भी इस रूल से देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं। इनमें से अगर हम 1 माइनस कर दें, 3 माइनस 1 तो 2 वाला तो कन्फर्म है, देखो 3.4 3.4, लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो हमेशा डाउटफुल होती है, इसमें एरर आ सकता है। तो कोई भी हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, जैसे हमारा यही वाला है 5.963, इसके अंदर जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो क्या होती है, अनसर्टेन होती है। और जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं अगर वो n है तो n-1 हमारी कैसी होंगी, एब्सोल्युटली करेक्ट होंगी। तो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है और जो कैलकुलेट करने के बाद आ रही है उन दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई रेक्टेंगुलर फील्ड थी, उसकी लेंथ मेज़र की, तो उसकी लेंथ आ रही थी 1.2 मीटर मान लेते हैं, और उसकी जो ब्रेथ थी वो कितनी थी, मान लेते हैं 1.1 मीटर। यह आपने मेज़र किया, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, आप बता सकते हो कि 2 होगी। यहाँ पर भी आपकी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो अनसर्टेन होगी, और n-1 यानी यहाँ पर n की वैल्यू 2 है ना, 2-1 यानी 1 डिजिट ऐसी होगी स्टार्टिंग की जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट होगी। अब इसका आपने क्या किया, एरिया निकाल लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 132 आता है, और 2 पॉइंट ये पीछे आ जाएगा, यानी एरिया इसका आ जाएगा 1.32 मीटर स्क्वायर। तो जब हम लेंथ की बात कर रहे थे तो इसकी जो पहली वाली डिजिट थी यानी 1 वो कैसी थी, एब्सोल्युटली करेक्ट थी, और जो दूसरी वाली डिजिट थी वो अनसर्टेन थी। इसी तरह ब्रेथ की बात कर लें तो इसकी जो पहली डिजिट थी वो एब्सोल्युटली करेक्ट, और जो सेकंड वाली डिजिट थी वो अनसर्टेन थी, क्योंकि लास्ट वाली अनसर्टेन होती है और बाकी जो बची होती है वो सारी आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट होती है। लेकिन एरिया के अंदर देखोगे तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम 1 को ही सिर्फ एब्सोल्युटली करेक्ट मान लें, ठीक है, तो बाकी जो 3 और 2 बचेगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, क्योंकि एरिया के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, यहाँ पर आपके SF कितना हो गया, 3 हो गया, 1 3 2 ये तीनों हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका क्या होता है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट होता है और जो अनसर्टेन होता है उसको मिला दें तो वही होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, एब्सोल्युटली करेक्ट हमारा क्या है, n-1, और अनसर्टेन हमारा 1 है। इसको अगर ऐड कर दें तो हमारा n आ जाएगा, और n ही हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अगर एब्सोल्युटली करेक्ट वाले को हम 1 रखते हैं तो अनसर्टेन 2 हो जाता है, यानी 2 डिजिट ऐसी होंगी जो अनसर्टेन हो जाएंगी। तो यही चीज़ हमसे कह रहा है कि जो हमने मेज़र की है वैल्यू, उसके अंदर जितने अनसर्टेन डिजिट्स होंगे उतने ही हमारे जो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी उतने ही अनसर्टेन होने चाहिए। यानी ये जो हमने एरिया निकाला है 1.32, इसमें से अगर हम 2 हटा दें तो हमारा क्या बचेगा, 1.3। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वाला जो डिजिट होगी वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगी और ये वाला आपकी अनसर्टेन होगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो अनसर्टेनिटी सेम रहे, यानी नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट सेम रहे, इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमने वैल्यू मेज़र की है उसके अंदर जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे
जो फाइनल कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर हो, उससे ज़्यादा ना हो। इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू देमसेल्फ ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर ज़्यादा हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो और ज़्यादा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो गया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी एक्यूरेटनेस दिखाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाया था कि जब हमने नॉर्मल देखा था तो हमारा 3.4 सेंटीमीटर आ रहा था, जो ऑब्जेक्ट येलो कलर वाला मैंने आपको दिखाया। लेकिन जब हमने उसको जूम किया और मिलीमीटर के बीच में भी लाइन बना दी तो हमारा क्या आ रहा था, 3.37 या कुछ लोग कहेंगे 3.38, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई कर रही थी सेंटीमीटर्स। तो देखो जैसे जैसे हम जूम करते चले जा रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ती जा रही है। यानी जितना अच्छा हम मेजरमेंट करेंगे, जितना बारीक तरीके से हम मेज़र करेंगे, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी बढ़ती जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी यही दिखाती है कि कितना बारीक तरीके से कोई मेजरमेंट की गई है। तो जो हमने मेज़र किया वैल्यू, जो एग्जांपल लेके मैंने अभी बताया आपको एरिया निकालने वाला, तो मेज़र किया तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारी 2 आ रही थी। कैलकुलेट करने के बाद आंसर हमारा 1.32 आ रहा था ना, यानी उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो आपने कैलकुलेट किया है वो तो कम एक्यूरेट हो, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आए वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। अगर मेजरमेंट में आपने कोई सी भी गलती की होगी तो जब उसका यूज़ करोगे किसी कैलकुलेशन में तो वो जो एरर होगा वो फाइनल रिजल्ट में भी आएगा। ठीक है, तो कभी भी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके ही तो आपने वो रिजल्ट निकाला था, आंसर निकाला था, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बेस्ड है आपकी मेजर्ड वैल्यू पे। तो मेजर्ड वैल्यू जितनी गलत होगी, या हम कह सकते हैं जितना एक्यूरेट होगी, उतना ही आपका फाइनल रिजल्ट भी एक्यूरेट होगा, और जितना एरर होगा उतना ही फाइनल रिजल्ट में भी वो एरर रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा। इन जनरल, यानी देखो जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, अगर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बहुत से लोगों को ना समझ में आई हो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी बीच में मैंने बता दिए। तो सिंपल से ऐसे समझो कि अगर हमने कोई चीज़ मेज़र करके वैल्यूज़ की निकाली और उस मेजर्ड वैल्यू से हमने कोई कैलकुलेशन कर लिया, मान लो 2 वैल्यू हमने मेज़र करके निकाली, उसको मल्टीप्लाई कर लिया या डिवाइड कर लिया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के बाद, उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो ओरिजिनल डाटा है हमारा। यानी जो मेज़र करके हमने वैल्यू निकाली थी उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर भी आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने कैलकुलेट किया 4.237 ग्राम्स, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आप कहोगे 4 है, और उसका वॉल्यूम भी हमने मेज़र कर लिया। ये दोनों चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं, मास भी मेज़र कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से और वॉल्यूम भी मेज़र कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना है, 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप डेंसिटी क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, डेंसिटी मेज़र नहीं कर रहे हो। याद रखना, मेज़र हमने 2 चीज़ की, मास किया और वॉल्यूम किया किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अब डेंसिटी हम कैलकुलेशन के ज़रिए निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और मास आपने क्या निकाला है 4.237, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे 2.51, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो ये आएगा। यानी जो आपका अरिथमेटिक डिवीजन है वही आप कर रहे हो, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर आपका आएगा 1.6880478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका 11 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। यानी यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें तो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो हमने मास में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे थे तो वो कितने थे, 4 थे। वॉल्यूम के अंदर कितने हैं, देखो 251 3 है ना, वॉल्यूम के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 3 हैं। लेकिन जो डेंसिटी निकाली उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 12 हैं। तो मास और वॉल्यूम हमने मेज़र किया और डेंसिटी उस मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। इट वुड बी क्लियरली एब्सर्ड, ये तो बिल्कुल बेतुका होगा, बकवास चीज़ होगी और बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगा टू रिकॉर्ड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी टू सच अ प्रिसिशन व्हेन द मेजरमेंट ऑन विच द वैल्यू इज बेस्ड हैव मच लेस प्रिसिशन। यानी जो वैल्यू आपने मेज़र की है वो जितना प्रिसाइज है, वो जितना बारीक तरीके से मेज़र किया गया है, उसको देखेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट तक आ रहा है और वॉल्यूम हमारा 3 आ रहा है। लेकिन डेंसिटी इतना ज़्यादा बारीक आपने मेज़र कर ली, उसकी वैल्यू इतना ज़्यादा प्रिसाइज आ गई, ये कैसे हो सकता है। तो इस झंझट से बचने के लिए कुछ रूल बनाए गए, ठीक है, ताकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकें जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व होती हैं। यानी वहाँ पर हमने मेज़र किया है कोई वैल्यू, तो सीधी सी बात है वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो वहाँ पर जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल हमने बना दिए हैं, ताकि ये जो झंझट है और ये जो हमारे सामने
गलत सी चीज़ आ गई है उससे हम बच सकें और सही रिजल्ट हमको मिल सके। इंश्योर दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इज शोन विद द प्रिसिशन दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिसिशन ऑफ द इनपुट मेजर्ड वैल्यूज। तो जो मेजर्ड वैल्यू है उसका जो प्रिसिशन है, यानी वो जितना बारीक तरीके से मेजर किया गया है उसकी वैल्यू के अंदर जितनी बारीकी दिख रही है उतना ही आपके फाइनल कैलकुलेशन के अंदर होनी चाहिए। तो पहला रूल हम बात कर लेते हैं, वो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये रूल किस पे अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन या आपका डिवीजन हो रहा हो, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो रही है तो वहाँ ये अप्लाई होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज दे आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको वैल्यू लिखनी है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो हमने वैल्यू मेजर्ड वैल्यू यूज़ की है कैलकुलेशन के अंदर उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसकी है उतना ही हमारे फाइनल के अंदर आएगी। तो जो हमने मास डेंसिटी और वॉल्यूम वाला एग्जाम्पल देखा था ऊपर, उसके अंदर ये देखा था कि जो मास है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं, और जो हमारा वॉल्यूम है उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो डेंसिटी हम निकालेंगे कैलकुलेट करके वो मास और वॉल्यूम इनमें जिनकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगी, किसकी कम है? आप कहोगे वॉल्यूम, इसकी कम है, इसकी 3 है। तो डेंसिटी के अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो जब हम डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो देखो मास और वॉल्यूम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले जो डेंसिटी की वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी आ रही थी, अब कितनी आ रही है? 1.69, बस 3 तक लेंगे। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट थे, यहाँ पर 3 थे, तो आंसर में भी हमारा कम वाला लेंगे, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेंगे। ऐसा नहीं कि जितना कैलकुलेट करके नंबर आ रहा सारा आपने लिख दिया। इसी तरीके से अगर स्पीड ऑफ लाइट हमको दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? जैसे कि मैंने आपको रूल सिखाया था कि ये जो 10⁸ है इसको तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 3 है यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो देख सकते हो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर हम बात करें 1 ईयर की, 1 साल की, तो 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365.25 डे। अब कहोगे ये 0.25 क्या है? हम तो ये जानते हैं 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो हर 4 साल में 1 दिन बढ़ाया जाता है कि नहीं? जब आपका लीप ईयर होता है तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो असल में सिर्फ 4 साल के बाद वो 1 दिन नहीं बढ़ता, बल्कि हर साल 1/4 जो डे है वो इंक्रीज़ करता जाता है। तो हम हर साल नहीं जोड़ते, बल्कि जब 4 साल हो जाता है तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी हर 4 साल बाद 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो हम ऐड कर देते हैं लीप ईयर में। तो वैसे हम देखें तो हर साल 365 तो पूरे दिन होते हैं, और 1 दिन ऐसा होता है जो कंप्लीट नहीं होता, बल्कि 1/4 ऑफ द डे होता है। तो 1 साल के अंदर इतने दिन हो गया। मैं पूछूं कि 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो ये आपका 365.25 ये तो डे हो गया। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आवर्स के अंदर आ जाएगी। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 से एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड्स में होगी। तो यही पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3.1557 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक है, क्योंकि मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये जो वैल्यू है लाइट की वो दे रहा है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 3 और ये 2 0, यानी टोटल 3 हो जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, तो यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अगर आपके बुक में 3.00 दिया हुआ है तो सही है, क्योंकि यहाँ से जब लाइट ईयर निकालोगे, लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको लाइट ईयर की वैल्यू निकालनी है, और लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है, यानी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। स्पीड हमारा क्या है? 3.00 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाई टाइम। हमने क्या निकाला? ये देखो, 1 साल का पूरा हमने टाइम लिया, उसमें कितने सेकंड होते हैं? सेकंड के फॉर्म में हमने इसे लिखा है 3.1557 इंटू 10⁻7। इसे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.47 इंटू 10⁻15। तो स्पीड में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? ये आपकी 3 थी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमारी स्पीड की क्या है? 3.00। ठीक है, यहाँ पर आपका सिर्फ 3 लिखा है, जो कि गलत है। और टाइम की बात कर लें, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है 5, तो ये 5 हो गया।
तो जो फाइनल कैलकुलेशन हमारी डिस्टेंस की निकलेगी, रूल कहता है कि जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही वाला लेंगे। तो स्पीड और टाइम में किसकी सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो आप कहोगे स्पीड इसकी 3 है। तो देख रहे हो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसीलिए हमने 9.47 लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलें, यानी अगर हम स्पीड को 3 × 10⁸ ही मान के चलें, तो यहाँ पर तो फिर ठीक है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वो 9.47 ना होकर सिंपल 9 × 10⁻15 होगा, क्योंकि इस केस में जो स्पीड है उसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यानी सिर्फ 9 ही ले सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिया हुआ है। तो अगर 1 सिग्निफिकेंट लिया हुआ है तो आंसर आपका सिर्फ 9 तक आएगा, 0.47 नहीं होगा। अगर 3.00 है, यानी चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड 3 × 10⁸ लेते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर स्पीड की कितनी आ जाएगी, सिर्फ 1 आएगी, 3 है। तो आपका जो लाइट ईयर आएगा उसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻15। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी। अगर तो आप लेते हो 3.00, जैसे कि हमारे दूसरी NCERT बुक में आपको मिल जाएगा ओल्ड एडिशन में, × 10⁸, अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, रूल के अकॉर्डिंग 3 और 00, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो यहाँ पर जो आपकी लाइट ईयर की वैल्यू आएगी वो होगी 9.47 × 10⁻15, यानी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितनी होगी, 3 होगी। तो हम 3 डिजिट तक ले सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ दोनों का मिक्सअप कर दिया है, स्पीड ऑफ लाइट कुछ और लिया है और जो वैल्यू निकाली है वो कुछ और की निकाली है, ठीक है। तो उससे करेक्शन आप कर लेना। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल हो गया, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो मेजर्ड वैल्यू में जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगी, फाइनल जो आंसर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आएगा तो वो कम वाली सिग्निफिकेंट फिगर ही हम लेंगे, यानी उस आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर वो कम वाली ही होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर मेजर्ड वैल्यू को एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। और डेसिमल प्लेसेस कैसे देखेंगे कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखनी है, वो इस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो हमारी मेजर वैल्यू है उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक जो वैल्यू होगी वही हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर होगी। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे आपको सम करना है, ये आपके कुछ नंबर्स हैं, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम सिंपल अर्थमेटिक एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं यहाँ आपको ऐड करके दिखाता हूँ। 436.32 और 227.2 और 0.301, इसको सिंपल ऐड करोगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3253 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। 7 और 6 हमारा 13 होता है, 3 यहाँ 1 कैरी, ये 6 हो जाएगा और 426 हो जाएगा, 663.821। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन क्या ये आंसर लिखेंगे, क्या ये सही होगा? तो ऐसा आंसर अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है, यानी वो मेजरमेंट जिसे सबसे कम बारीकी से नापा गया है, वो कितनी है, 227.2 ग्राम, यानी सिर्फ 1 डेसिमल तक इसे नापा गया है। इज करेक्ट टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, उतना ही कैलकुलेट कर पाया, उसके आगे नहीं कैलकुलेट कर पाया। और ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि 3.4 मेज़र किया था, फिर और जूम किया था, जो लेंथ हमने मेज़र की थी ना वो येलो कलर का ऑब्जेक्ट की, तो आपको पता चला कि 3.37। तो जितना डिजिट आगे बढ़ता जाता है उतना ही वो ये शो करता है कि कितना बारीकी से मेज़रमेंट किया गया है। अगर डेसिमल के बाद कम डिजिट होंगी यानी फिर वो उतना बारीकी से नहीं मेज़र किया गया है, लीस्ट प्रिसाइज मेज़रमेंट है। और जितना डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट लिखे हुए आपको दिखेंगे उतना ही ज़्यादा मोर प्रिसाइज मेज़रमेंट वो कहलाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 डिजिट तक मेज़रमेंट किया गया है। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ का क्या रूल होता है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इतना समझ लो, राउंड ऑफ करके ये कितना आएगा, 663.8। यानी यहाँ तक तो ठीक है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, क्योंकि जो हमारा 227 है उसमें सिर्फ 1 डेसिमल तक वैल्यू ली गई है। तो कम से कम जितने डेसिमल वैल्यू तक
लिया गया होगा उतना ही हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर आएगा। तो जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट लिखी हुई है। तो जितनी डिजिट लिखी हुई है उसको आप देख लो। जैसे 227.2 यहाँ पर हमको सिर्फ एक डिजिट डेसिमल के बाद दिख रही है, तो जो भी आंसर आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद जितना भी बड़ा आंसर आए उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद तो भैया हम एक ही डिजिट लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 663, डेसिमल के बाद एक डिजिट हमारी 8 है, बस इतना आंसर। ये 2 और 1 नहीं लिखेंगे। तो ये एडिशन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह डिफरेंस का एग्जाम्पल ले लें। मान लो हमने लेंथ का डिफरेंस निकाला 0.307 मीटर और 0.304 मीटर, तो ये क्या आएगा 0.003 मीटर। यानी जो हमको वैल्यू दी हुई थी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो हमारा रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ये कहता है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो दोनों वैल्यू थी उसमें ही सेम नंबर ऑफ डिजिट थे, तो हम उसमें कम नहीं देखे थे। अगर एक में कम और एक में ज़्यादा होती तो कम वाला देखते। अब ये दोनों ही 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी हमारे देखो 3 डिजिट है, 0 लिखा और 3 लिखा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारा 0.003 था ना, इसको हम क्या करें, पॉइंट हटाएं और ये क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने 0 आ जाएंगे। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर, ये क्या है 1000 को हम क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर 3, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने क्या किया डेसिमल हटा के उसकी जगह 10 टू द पावर कर दिया है। अब अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल याद होगा तो आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि यार अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो यहाँ कितनी आएगी 3 आएगी, यहाँ भी 3 आएगी, लेकिन इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगी। या हम यहाँ पर भी देख लें तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी आएगी 1 आएगी। अब ये चीज़ उसको समझ में आ रही होगी जिसने सिग्निफिकेंट फिगर वाली वीडियो देखी होगी या उसके रूल मालूम होगा कि कैसे मैं 3 और 1 बता रहा हूँ। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट, हमारा फाइनल आंसर में 1। तो हमने रूल 1 पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सेम होनी चाहिए जितना हमारे मेजर्ड वैल्यू में है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो रूल 1 हमने पढ़ा था वो कहाँ अप्लाई होगा। वी शुड नोट दैट वी शुड नॉट यूज द रूल 1 अप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो रूल 1 हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए था, वहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे थे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम नहीं देखेंगे। तो वहाँ पर हम रूल लगा के पता चला हमने लिख दिया, जो हमने ये वैल्यू निकाली थी ना एडिशन वाली, उसमें 664 लिख दिया, यानी एक इसको ऐड किया था। इसमें बात करें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी 5 होगी। इसमें देखो 227.2 इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है और ये लास्ट वाले में 3 सिग्निफिकेंट है। तो पता चला आपने एडिशन में लगा दिया रूल नंबर 1 जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए था, और रूल 1 ये कहता था कि जो कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी उतना ही डिजिट आपकी फाइनल आंसर में होंगी। तो आपने कहा कि ये तो बस यहीं तक आएगा 663 तक, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 664 हो जाएगा। रूल हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो हम उसे 664 नहीं लिखेंगे कि हमें तो कम से कम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे मेजर्ड वैल्यू में है, तो आंसर में भी हमारी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। या जो अभी हमने निकाला है एग्जाम्पल डिफरेंस वाला, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि 3.00 आप लिख दो कि हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी जिन दो नंबर को हमने माइनस किया है 0.307 और 0.304 को। तो हमारे फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद 2 0 लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात हो तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, वहाँ सिर्फ हम डेसिमल प्लेस देखेंगे। तो रूल 1 हम क्यों नहीं अप्लाई करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, क्योंकि वो जो प्रिसिशन है मेजरमेंट का उसको सही से शो नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर एरर आ जाती है, जो कि हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे क्या एरर आती है। बस अभी इतना ही समझो कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लगाएंगे तो हमें क्लियर मैसेज कि कितना मेजरमेंट किया गया है, कितना प्रिसाइज मेजरमेंट है, वो नहीं मिल पाता। इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते कि जब हमको सही वैल्यू मिलेगी ही नहीं, हम उससे अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात क्यों करें। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रूल किस टर्म में डिसाइड होता है, जो आपके डेसिमल प्लेसेस है उसी में। तो ये था इस टॉपिक में। मैं लास्ट में से एक समराइज़ कर देता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हमने जो सीखी वो क्या थी। एक तो ये कि हमारा जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी, किसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, वो देख लो। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर वही वाली सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए
जो मेजर्ड वैल्यू में सबसे कम है। अगर सबसे कम n है सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर में भी n सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। हो गया। इस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिन नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक कौन सी वैल्यू है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, मान लो n डिजिट तक डेसिमल के बाद n डिजिट लिखी हुई है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद n नंबर ऑफ डिजिट लिखी होनी चाहिए। तो दोनों केसेस में कम से कम वाला देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे और एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल देखेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो के अंदर हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसका क्या रूल है वो देख लेंगे। तो जो भी वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। मैंने क्लास 11 फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। हर चैप्टर की वैल्यू रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो का सिंबल बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पर चैप्टर का नाम और उसके साथ में ब्लू कलर से प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो वहाँ क्लिक करोगे वो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके अंदर उस चैप्टर की जिसकी प्लेलिस्ट आपने ओपन की है उसकी जो भी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी वो आपको दिख जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।